अभय दुबे जी, अभय जी, हम इस पर चर्चा अवश्य करेंगे, बंगाल में जो भी हो रहा है, लेकिन उससे पहले प्रश्न मूल वही कि कैसे हम देश की जनता को शक्ल दिखाएं, कैसे उसकी आंखों में आंख डालकर कहें कि हम आपके लिए हैं, हम जनता के प्रतिनिधि हैं। कैसे नेता इस देश की जनता को समझा पाएंगे जो कुछ हजारों रुपए के लिए, कुछ लाखों रुपए के लिए जीवन भर संघर्ष करती रहती है, उसके सामने जब करोड़ों करोड़ रुपए के ये इस तरह के घोटाले आते हैं और 21 करोड़ रुपया एक घर से बरामद होता है जो रद्दी की तरह पड़ा रहता है, कूड़े की तरह पड़ा रहता है। अभय जी। सईद जी, बिल्कुल आपकी बात से मैं सहमत हूं, लेकिन मैं थोड़ा सा दुरुस्त भी आपको कर दूं। वो कॉमनवेल्थ घोटाला हो, कोल स्कैम की आपने बात की, या 2G स्पेक्ट्रम का घोटाला हो, तो यह कहना पड़ा 8 साल तक हम प्रतीक्षा करते रहे कि सबूत लाकर दें, लेकिन हमें कोई सबूत लाकर नहीं दिए। दूसरी बड़ी बात, जो CAG थे उस समय के, उन्होंने बाकायदा न्यायालय में माफी तक मांगी। अब मैं तो आपके चैनल के माध्यम से प्रार्थना कर सकता हूं, आपकी जो पूरा उद्बोधन मैंने सुना, व्याख्यान सुना, कि हे पार्थ चटर्जी, तुम कितने भी भ्रष्टाचार में डूबे हो या अखंड पाप में, अगर तुम समय रहते दीदी का दामन छोड़कर भाजपा की शरण में चले जाओगे तो तुम सारे पापों से मुक्त होकर मुकुल रॉय, शुभेंदु अधिकारी, हेमंत बिस्वा शर्मा की तरह पुण्यात्मा कहलाओगे। तुम नहीं जानते भाजपा के आशीष के हाथ कानून के हाथ से भी बहुत लंबे है। न CBI के दूत तुम्हारे पास आएंगे, न ED के लोग तुम्हें सताएंगे, न इनकम टैक्स वाले साहस जुटा पाएंगे। तुम न सिर्फ समाचार की सुर्खियों से गायब हो जाओगे, चैनल वाले तुम्हारे गुणगान गाने लगेंगे। तुम्हारी राशि तो तुच्छ है पार्थ चटर्जी, तुम तो 20 करोड़ रुपए। कानपुर के कारोबारी को देखो, वो इत्र का कारोबारी 180 करोड़ रुपए, आज कोई उसके नाम लेने वाला भी नहीं। और सईद भाई, एक बात आपने छोड़ दी, 5,35,000 रुपए के जो बैंक ट्रांसफर थे ना, उसका जिक्र करना भूल गए। किस प्रकार भारतीय जनता पार्टी की सत्ता की सरपरस्ती और आशीष का कमाल था कि विजय माल्या, नीरव भाई, मेहुल भाई, ऋषि अग्रवाल, कंदेसरा बंधु, 5,35,000 करोड़ रुपए का बैंक घोटाला हुआ, सब पर हाथ रखा और बारी बारी से सब विदेश भाग गए। इतना ही नहीं, ये तो छोड़ दो, ये बहुत साधारण सी बात है पार्थ, तुमको तुम्हारे संज्ञान में मैं कुछ और तथ्य लाना चाहता हूँ। भारतीय जनता पार्टी के लोग तो आतंकियों को शरण देने में नहीं शर्माते, चाहे वो रियाज हतारी हो, चाहे वो तारिक अहमद मीर हो, चाहे वो सैफुल्लाह फारिक हो, चाहे वो तालिब हुसैन हो, चाहे वो आसिया अजराबी जिसको ब्रांड एम्बेसडर बना दिया हो, चाहे वो मसर्रत आलम जिसका प्रिवेंटिव डिटेंशन का ऑर्डर नहीं माना। सैफुल्लाह फारूक तो सजा याफ्ता व्यक्ति, जिसको अजहर मसूद में ट्रेनिंग दी, जो पाकिस्तान की ट्रेनिंग लेकर आया, सजा पाने के बाद वार्ड नंबर 33 कश्मीर से टिकट लिया, उसके सारे पाप धो दिए और कहा कि प्रजातंत्र की गंगा में डुबकी लगा दो, भारतीय जनता पार्टी के हो, सारे पापों से मुक्त हो जाओगे। समाप्त कीजिए अभय जी। नहीं रही भारतीय जनता पार्टी। धन्यवाद, धन्यवाद। नहीं, मैं समाप्त करने के लिए हम आपसे कह रहे थे, क्योंकि एक एक रिएक्शन ले लें, उसके बाद आप चर्चा में सब मुक्त होंगे। अजय आलोक जी, अजय जी, अभय जी ने हमें याद दिला दिया कि कुछ घोटाले या कुछ नाम आपने नहीं लिए। दिलीप जी के पास बहुत सारे नाम थे, संजय जी के पास बहुत सारे नाम हैं, जयंतोदा तो पूरी लिस्ट बता सकते हैं अभी हमारी तरह, जिस तरह हमने बताई। लेकिन क्या अजय जी, आज देश की जनता ये इस तरह क्यों ना सोचे कि हमारे नेता, हम किसी पार्टी से अजय जी पार्टी की बात नहीं कर रहे हैं, हमारे नेता वो किसी भी राजनीतिक दल के हों, वो भ्रष्टाचार करते हैं, उनके पास करोड़ों रुपया पाया जाता है। हमारे नेताओं, चाहे वो सांसद हों, मंत्री हों या विधायक हों, उनकी संपत्ति हर 5 साल के ADR के अगर आंकड़े उठाकर अजय आलोक जी देखें, एक आंकड़ा मेरे पास है, आपके उत्तर के बाद हम वो आंकड़ा भी रखेंगे यहां सामने, वो डेटा है हमारे पास। उनकी संपत्ति 5 साल में कई कई गुना बढ़ जाती है, 13 करोड़ से 150 करोड़ तक पहुंच जाती है बिना कुछ काम किए हुए। तो कैसे देश की जनता विश्वास नेताओं पर अजय आलोक जी करे, और कैसे नेता आज देश की जनता का सामना कर पाएंगे, कैसे कह पाएंगे कि हम तो आपके प्रतिनिधि हैं, आप 21 लाख की चिंता में डूबे रहिए, हमारे पास तो 21 करोड़ रुपए रद्दी की तरह पड़े हुए हैं। अजय जी। देखिए सईद जी, सच्चाई ये है
कि देश में राजनीतिक सुचिता की बात करने वाले बहुत लोग होते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि देश में राजनीतिक सुचिता खत्म हो गई। जनता भरोसा करती है, नेताओं पे आंख मूंद के भरोसा करती है, उनके हाथ में देश का भविष्य दे देती है। पिछले 2 वर्षों से केंद्र में लगातार दे रही है, मोदी जी पे भरोसा कर रही है। अभी हमारे टीएमसी के मित्र बोल रहे थे, कांग्रेस के मित्र बोल रहे थे कि बीजेपी, सीबीआई, ईडी, तो मैं उनको याद दिला देता हूं कि इस पर्टिकुलर केस में कलकत्ता हाई कोर्ट ने इंक्वायरी ऑर्डर की थी। मुझे इससे मतलब नहीं है कि यह भ्रष्टाचार हुआ, 21 करोड़ 90 लाख कहां से आए। मुझे इससे मतलब है कि एक सिलीगुड़ी की एक निम्न वर्ग से आने वाली लड़की नमिता सरकार, जिसका 20वां रैंक था, उसका उस लिस्ट को कैंसिल कर दिया जाता है। दूसरी लिस्ट आती है जिसमें उसका रैंक 21वां चला जाता है और वो हाईकोर्ट में चली जाती है, और उसके बाद हाईकोर्ट एक ऑर्डर, सीबीआई इंक्वायरी कंस्टिट्यूट करती है जिसमें ये फंसे जाते हैं। जयंतो घोषाल जी, दादा 21 करोड़ रुपए, आप इस बात पर भी ये भी बताइए कि बंगाल में ये भ्रष्टाचार किस तरह का है। अगर एक मंत्री जेल गए हैं तो इसके क्या मायने हैं और इसका कितना बुरा असर ममता सरकार पर पड़ेगा। लेकिन उससे पहले दादा, बंगाल की स्थिति भी देश के अन्य राज्यों के लोगों की स्थिति से अलग बंगाल के लोगों की भी नहीं है। क्या बंगाल के लोग आज ये नहीं सोच रहे होंगे कि हम जहां पाई पाई के लिए मोहताज हैं, हम बच्चों की पढ़ाई के लिए लोन ले रहे हैं, एक घर में शादी करने के लिए 5 लाख रुपए का इंतजाम अगर दादा हमें करना पड़ता है तो उसके लिए बरसों से सेविंग शुरू होती है। रिश्तेदारों से, नजदीकियों से पहले से कह दिया जाता है कि इस साल हमें आपसे 25,000, 50,000, 20,000 रुपया कर्ज लेना पड़ेगा, आपको देना पड़ेगा क्योंकि आपके हमारे बच्चे की शादी है। कितना बुरा असर इसका पड़ेगा दादा। देखिए, सबसे पहले मैं ये बोलना चाहूंगा अंसारी जी कि हमारा भ्रष्टाचार तुम्हारा भ्रष्टाचार ऐसे नहीं होता है। मतलब बीजेपी का भ्रष्टाचार, टीएमसी का भ्रष्टाचार मैं इस तरीके से देखता ही नहीं हूं। भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार है। और पहले कब क्या भ्रष्टाचार हुआ था, बोफोर्स हुआ था, नरसिम्हा राव हुआ था, 2G स्कैम हुआ था, ये आज के दिन में जो हम चर्चा कर रहे हैं, मैं पत्रकार हूं तो इसीलिए मुझे लगता है आज के दिन में जो हो रहा है उसके लिए ज्यादा चर्चा होना जरूरी है। और ये मानना ही पड़ेगा कि टीएमसी इस समय, ममता बनर्जी इस समय पार्थो चैटर्जी के लिए बैकफुट में है, ये मानना पड़ेगा, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव असेसमेंट ऑफ द सिचुएशन। देखिए, मेरा हिंदी दिलीप दा जैसे इतना अच्छा नहीं है, दिलीप दा भी बंगाली है लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत शुद्ध हिंदी बोलते हैं। मैं कोशिश कर रहा हूं आपको बहुत संक्षेप में बोलना कि नंबर 1, ममता बनर्जी के खिलाफ पर्सनली अभी तक कोई स्पेसिफिक भ्रष्टाचार जैसे मोदी जी के खिलाफ भी नहीं है। और 10 साल में मोदी जी के सरकार में एक भी केस जैसे मनमोहन सिंह के समय हुआ था, एक भी केस नहीं हुआ, यह भी तो मानना पड़ेगा। दैट इज ऑब्जेक्टिव रियलिटी। अगर जीरो टॉलरेंस ऑफ भ्रष्टाचार पश्चिम बंगाल में है, ममता बनर्जी अगर कल, मान लीजिए बेटर लेट देन नेवर, मैं जो जानकारी मिल रहा है कि कल कोर्ट में जो भी हो, लोअर कोर्ट में और हाई कोर्ट में चल रहा है, लोअर कोर्ट अभी भी लोअर कोर्ट में ही है, इशू हाई कोर्ट में ले जाने का कोशिश है। और इसमें अगर जो भी फैसला हो, मतलब अर्पिता को डिसएसोसिएट कर रहे हैं आज भी टीएमसी की, टीएमसी के कुछ है ही नहीं, लेकिन जो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है, देखिए अंसारी जी जी, परसेप्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। परसेप्शन, इतना सोशल मीडिया में जो रुपया देख रहे हैं उसमें नेगेटिव, आप जो बोल रहे हैं ना, इतना नेगेटिव मतलब असर जिले जिले में हो रहा है। ममता बनर्जी के खिलाफ भ्रष्टाचार का कोई आरोप नहीं है, लेकिन अगर वो एक्शन नहीं लेते हैं और इसको फिर भी टॉलरेट करते हैं तो धीरे धीरे ममता बनर्जी की तरफ जाएंगे। जैसे ज्योति बासु के समय हुआ था, बंगाल लैंड, बहुत सारे इश्यूज वो ज्योति बासु तक पहुंच जाते हैं। बेटा के लिए भी ज्योति बासु तक पहुंच जाते थे। ज्योति बासु का कोई पर्सनल करप्शन नहीं था। तो इसीलिए मुझे लगता है तृणमूल कांग्रेस में, जैसे आप जिक्र कर रहे थे कि अभी ओल्ड गार्ड न्यू गार्ड, मुझे लग रहा है कि चर्चा चल रहा है। सेक्रेटरी जनरल है पार्टी का, और आपको पता होगा डिसिप्लिनरी कमेटी का भी चेयरमैन है पार्थो चैटर्जी, फाउंडर मतलब मेंबर है। तो इसीलिए टाइम लगता है कि अगर एक्शन ले लेते हैं और इमीडिएट अगर वो पैंडोरस बॉक्स ओपन ना हो जाए और उसमें क्या रिएक्शन होता है, इसीलिए थोड़ा गो स्लो करके हो रहा है, लेकिन उसमें भी नुकसान हो रहा है। जितना जल्दी अगर वो एक्शन लेते हैं
अगर कल ही ले लेते थे मुझे लगता है और अच्छा होता। लेकिन मुझे लगता है कल हम उम्मीद करते हैं एक्शन लिया जाएगा, और एज दे हैव टेकन ए डिसीजन ऑन द प्रेशर ऑफ द ओल्ड गार्ड कि जुडिशियरी तक वेट करो। नहीं तो अभिषेक बंदोपाध्याय चाहते थे कि कल ही एक्शन हो जाए, लेकिन अभी पार्टी का इंटरनल इश्यूज हैं, उसमें मैं पार्टी के इंटरनल इश्यूज में मैं टिप्पणी नहीं कर सकता हूं। आई एम नॉट द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ टीएमसी, बट आई एम इन बंगाल नाउ, आई एम ए ऑनलुकर ऑफ दिस पॉलिटिक्स। और पश्चिम बंगाल में बीजेपी के भी जो लोग, मतलब आप जैसे जिक्र कर रहे थे अभय जी, मुझे लगता है कि जैसे शिवराज सिंह चौहान के सरकार में भी वो प्राइम मिनिस्टर का वो आवाज योजना लेके कुछ हुआ था, इमीडिएट एक्शन लिया गया। मतलब बीजेपी के जैसे स्टेट में भी एक्शन नहीं लिया जाता है तो उसमें भी बीजेपी का नुकसान उसी स्टेट में हो रहा है और उसमें नरेंद्र मोदी जी को भी वो एक्शन लेना जरूरी होता है। तो मुझे लगता है पश्चिम बंगाल में इस समय पार्थो चैटर्जी को जो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है और उसमें जो इश्यूज हैं एनफोर्समेंट का, वो दूध का दूध पानी की पानी हो जाना चाहिए। मतलब बिल्कुल इसमें कोई टॉलरेंस नहीं होना चाहिए, जीरो टॉलरेंस।